ये तस्वीरें देखकर शायद लोगों को लगा, और जो फिल्म को सिर्फ फिल्म ही समझ रहे थे, कि हकीकत जो है वो ये है जो आज आपके घर वहां बता रहे हैं। ऐसे आलिशान मकान अगर दिल्ली जैसे शहर में या जम्मू जैसे शहर में बनाने हो आज की तारीख में तो करोड़ों रुपया लगता है। कोई भी वो एक बार फिर दिखा दीजिए वो मकान, आप एक बार फिर स्क्रीन पे दिखा दीजिए, जो पहली रिपोर्ट का हिस्सा वो दिखा दीजिए। ऐसे ऐसे मकान बनाना आज की तारीख में, हम दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में रहते हैं, छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, ये जो कश्मीरी परिवार है ये मकान छोड़ करके आए, ये मकान छोड़ करके इनको टेंटों में रहना पड़ा। अब आप सोचिए इन पर क्या बीती होगी। कर्नल साहब, देखिए, कश्मीर की एक परंपरा रही है, कश्मीर के अंदर हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो, वहाँ आपको कोई भी लोकल आदमी किराए पर नहीं रह रहा, किराए पर कोई भी नहीं रहेगा, दिखाई नहीं देगा आपको। तो सबके तकरीबन अपने ही मकान थे। तो जाहिर सी बात है कि जब उनको वहाँ से भागना पड़ा, कोई प्लानिंग नहीं थी, अचानक भागना पड़ा, किलिंग्स हो रही थी, फिर 19 जनवरी की रात का दृश्य आ गया सामने, तो उनको एकदम से मकान खाली करने पड़े, छोड़ने पड़े। अब ये जो मकान आप देख रहे हैं ये तो आज की बात है, तो पिछले 30 साल में इसका कितना हानि हो। अगर आप मेरे मकान में जाएंगे कश्मीर में तो वहाँ पर कुछ और ही सीन आपको मिलेगा। सिटीज़ के अंदर जो है, जो शहर हैं, ये तो गाँव की स्थिति आपने देखा है, जो शहर के अंदर मकान है ना वो आपको आप दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि वो तकरीबन तक कुछ मोहल्ले तो जला दिए गए 1992-93 में, और उसके बाद जो बचे हुए थे वो वहाँ पर भी अर्बनाइजेशन ज़बरदस्त हो गई, गांव से लोग आ गए, और जो शहर के अंदर रह रहे थे वो सिविल एरियाज़ में चले गए, दूर दूर इलाके में चले गए। वहाँ की परिस्थिति और गांव की परिस्थिति बिल्कुल अलग अलग है, और ये गांव के मकान तो ऐसे के ऐसे 30 साल से पड़े अपने आप ये बर्बाद हो रहे हैं। शहरों के मकान या तो जल गए या उस पर इंक्रोचमेंट हो गया या उस पर और नहीं, वो मूल्यों के दाम बिक गए। जो मकान 10 करोड़ का है आज वो 5 लाख में बिका, क्योंकि जब यहाँ आए रेफ्यूजी बनकर आगे, उनके पास एक पैसा नहीं था, वो कैसे अपनी जिंदगी स्टार्ट कर सकते थे। तो उनके लिए वो एक डिस्ट्रेस सेल में उन्होंने वो मकान बेच दिए, और वो जो भी पैसा मिला, 2 लाख मिला, 3 लाख में, मैं आपको कई मेरे अपने परिवार के घर हैं, जो मेरी सिस्टर्स के घर हैं, जो आज 10 करोड़ का है वो 5 लाख रुपए में बिका। 10 लाख रुपए नए घर बिके, उनके पास कुछ था ही नहीं रहने के लिए। तो ये ऐसी एक जो घर दिखा रहे हैं, घरों की कहानियां ही ऐसी है, हर एक घर की यही कहानी है। अच्छा, मैं किसी एक कश्मीरी बड़े सम्मानित पंडित समुदाय के आते हैं, उनकी बात में सुन रहा था। उन्होंने एक बात कही, आप बताएं इसमें कितनी सच्चाई। उन्होंने कहा कि किसी भी कश्मीरी का जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है वो उसका घर होता है, उसके बाद 4 पैसे बचते हैं वो अपने उसको घर को रेनोवेट कराएगा या नया कालीन खरीद कर ले आएगा या लकड़ी का कोई काम कराएगा। तो वो जो कुछ कमाता है उसको सबसे ज्यादा निवेश अपने घर में करता है। तो घर हर व्यक्ति को प्यारा होता है, लेकिन एक कश्मीरी परिवार के लिए घर के मायने कुछ और ज्यादा होते हैं। ये सही बात है कर्नल साहब? ये बिल्कुल, एक्चुअली ये पूरी परंपरा पूरे सब कॉन्टिनेंट में ही है। कश्मीर में कोई स्पेशलिटी नहीं थी, वहां पर भी यही थी कि हर एक आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो आप अपने घर को सुंदर बनाने के लिए करें, उसको मजबूत बना। क्योंकि उन दिनों का क्या परंपरा थी कि आप जब घर बना रहे हैं तो आप 100 साल के लिए बना रहे हैं। आजकल का युग नहीं था कि आपके बच्चे आपके घर को उनको ज़रूरत ही नहीं, वो कहीं और नौकरी कर रहे हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था और घर बनता था तो इतना मजबूती से बनता था कि आपको मालूम है कि आप रहेंगे, फिर आपके पोते रहेंगे, ऐसे करके घर बनते थे। तो ये बिल्कुल सच है, ये इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि सब पैसा जो है छोटा मोटा जो बचता था, खेती से जो बचता था, जो नौकरी से बचता था, जो बिजनेस से बचता, वो घर में ही लगाया जाता था उसको सुंदर बनाने के लिए। और घर में आपको एक और चीज़ मैं बताऊं, क्योंकि कश्मीर एक बहुत ठंडी जगह है, तो आपको बिल्कुल उसको फर्निश करना पड़ता था बहुत महंगे महंगे कारपेट से, दरियों से, ताकि सर्दी ना लगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक बोली है जिसने भी ये बोली है। जी, हमारे साथ शहजाद पूनावाला साहब भी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी जुड़े हुए हमारे साथ। शहजाद, आपका स्वागत है। हमने पिछले 2-3 दिनों में कार्यक्रम किए, कल भी हमारे साथ बहुत सारे कश्मीरी पंडित मेहमान थे स्टूडियो के अंदर, और उनकी बातों को सुनकर हमें इतना लोगों ने हमें रिस्पांस दिया, क्योंकि लोगों को शायद अंदाजा नहीं था कि इनके ऊपर क्या बीती है। फिल्म एक अलग चीज है, उस फिल्म को देखने के बाद जरूर पूरे देश के अंदर बात हो रही है कश्मीर में जो हुआ पंडितों के साथ। हम आज हकीकत दिखा रहे हैं उन जगहों पर जाकर के जो तस्वीरें हमें मिली उनके जरिए। ये मकान जिनमें रहा करते थे, अब ये न जाने कब दोबारा वापस वहां जा पाएंगे। मैं इसके आगे की बात तो करूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या आप रूलिंग पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए कश्मीरी पंडितों से कह सकते हैं कि ये अपने घरों को एक दिन जरूर जाएंगे?
देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि कश्मीरी, आज मुझे अफसोस की बात है कि मैं स्टूडियो में नहीं हूं उन लोगों के बीच में जिनके साथ ये बीती है, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू समुदाय ये इंसान है, और वो इंसान, उनके साथ नरसंहार हुआ और वो पलायन करने पर मजबूर क्यों हुए? क्योंकि मूलतः एक सोच थी, एक इस्लामिक जिहादी सोच थी, जिसने उनके ही पड़ोस में रहने वाले लोगों को इस प्रकार से बना दिया था कि वो उनके हत्यारे बन गए थे। आज जब कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाने की बात होती है, तो जब तक वो वातावरण पैदा नहीं होता जिसमें कि ये सोच पूर्ण तरीके से खत्म हो गई हो, तब तक उनको वापस कैसे ले जाया जा सकता है? केवल एक घर बनाने से या गाड़ी में बैठाकर उनको वहां ले जाने से ये पुनर्वास नहीं होता। पुनर्वास से पहले पछतावा और पश्चाताप बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज मुझे जो 2-3 लोग दिख रहे हैं, मैं आपको एक टेस्ट करके दिखाना चाहता हूं। यदि सही मायनों में इन लोगों के मन में पुनर्वास के पहले पश्चावा और पश्चाताप है, तो जिन लोगों ने बात बात में बड़े आसानी से ये हिंदू टेरर की शब्दावली गढ़ देते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता चिदम्बरम है, क्या वो आज मानेंगे 32 साल बाद कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो इस्लामिक जिहादी नरसंहार था और उसको और किसी तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता? क्या वो मानेंगे कि जो उस समय पर हुआ उसमें कहीं ना कहीं केवल ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद नहीं, बल्कि एक विचारधारा थी जिसकी वजह से उनको वहां से पलायन करने पर मजबूर किया गया? वहां पर कांग्रेस के नेताओं के अखबार में किस प्रकार से अल सफा बटे दफा, हमें क्या चाहिए निजाम मुस्तफा, मस्जिदों से क्या ऐलान होता था कि हम चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा, रलीफ सलीफ गलीफ, इस प्रकार के सांप्रदायिक नारे लगे और फिर उनका नरसंहार और पलायन किया गया। तो क्या आज इसके लिए पछतावा और पश्चाताप है? आप पीडीपी, एनसी और कांग्रेस के जो नेता है और जो इस्लामिक वहां पर स्कॉलर बैठे हैं, तस्लीमुद्दीन रहमानी, उनसे पूछे जरा कि क्या पहले वो इस बात का पश्चाताप और प्रायश्चित करते हैं? सलमान इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।